मेरे प्रेजेंटेशन का विषय है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ शारीर इन कंटेक्स्ट ऑफ पांचभौतिक चिकित्सा विद स्पेशल रेफरेंस टू पक्षारीर। इस प्रेजेंटेशन में हम शारीर के साथ ही शारीर के जो कुछ बेसिक सिद्धांत है, जैसे कि पंचमहाभूत, सप्तधातुवाद, त्रिदोषवाद, लोक पुरुष सम्मित सिद्धांत, इनको इनका अनुप्रयोगिक यानी इनका अप्लाइड एस्पेक्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सभी को विदित है कि आयुर्वेदिक शारीर जो है उसमें शरीर रचना और शरीर क्रिया दोनों ही पक्ष जो है वो समाहित होते हैं। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वही चिकित्सक अच्छा चिकित्सक बन सकता है जिसको शारीर विषय ज्ञान अच्छे से हो। अर्थात अच्छा चिकित्सक बनने के लिए शारीर का सम्यक और अच्छा नॉलेज होना परम आवश्यक है। आयुर्वेद कुछ मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। यदि हमको आयुर्वेद का समग्र अध्ययन करना है तो कुछ मौलिक सिद्धांत जो है उनका हमें अध्ययन परमावश्यक है। इन सिद्धांतों में त्रिदोषवाद, सप्तधातुवाद, पंचमहाभूतवाद आदि सिद्धांत बताए गए हैं। इन सिद्धांतों में भी पंचमहाभूत सिद्धांत जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे चिकित्सा का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो पांचभौतिक है। अर्थात इस सृष्टि के सभी घटक, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, सभी के सभी पांचभौतिक है। आचार्य सुश्रुत ने गर्भ की उत्पत्ति के समय गर्भ की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा है कि शुक्र श्रोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार संवर्तितम गर्भम इति उच्यते तम चेतना अवस्थितम वायु विभजति तेज एन पचति आप क्लेदयन्ति पृथ्वी सहनन्ति आकाशम विवर्धयन्ति। अर्थात गर्भ की उत्पत्ति में भी पंचमहाभूत अर्थात वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये अपना अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अपना अपना प्रभाव डालते हैं और गर्भ की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताया है कि दोष, धातु, मल ये शरीर के मूल है। अर्थात दोष जिसको हम फिजिकल एंटिटीज कह सकते हैं और धातु और मल जो स्ट्रक्चरल एंटिटीज या शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट्स मानी जा सकती है, ये शरीर के मूल है। चाहे दोष हो, चाहे धातु हो, चाहे मल हो, इनका भी अपना स्वयं का एक पांचभौतिक संगठन होता है। तो जब हम गहराई में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि शरीर के जो मूल है, दोष, धातु, मल, इनका भी पांचभौतिक संगठन है। तो पंचमहाभूत जो है वास्तव में शरीर की मौलिक यूनिट है। दोष जिसको हम फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं और धातु और मल जिनको हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं, इनकी भी अपनी एक यूनिट जो है वो पंचमहाभूत है। इसलिए पंचमहाभूत जो है इसको हम शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कह सकते हैं। हम जानते हैं कि सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इस खोज के बाद में कोशिका की खोज के बाद में मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत तेजी से डेवलप हुआ और आज इस स्थिति में मॉडर्न मेडिकल साइंस आया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अपने विकास के लिए कोशिका का खोज जो था, कोशिका की खोज जो थी, वो मील का पत्थर साबित हुई। उसी प्रकार से पंचमहाभूत जो है, जो कि शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आयुर्वेद के मतानुसार, या हम पंचमहाभूत सिद्धांत को आयुर्वेदिक साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। जब तक हमारी आयुर्वेदिक साइटोलॉजी जो है, मतलब पंचमहाभूत सिद्धांत जो है, ये डेवलप नहीं होगा, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक आयुर्वेद का समग्र रूप से विकास जो है वो संभव नहीं है। इसलिए हमें आयुर्वेद के मतानुसार शरीर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब शरीर की जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, इसको हम पंचमहाभूत कहेंगे, इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, इसका गहरा नॉलेज होना परम आवश्यक है। आचार्य चरक ने कहा है सूत्र स्थान में कि नानौषधि भूतम जगत किंचित द्रव्य उपलब्ध है। अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसा द्रव्य उपलब्ध नहीं है जो औषधि के रूप में प्रयोग न होता हो। आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में पंचमहाभूतों का महत्व प्रतिपादित करते हुए बताया है कि तन्मयान्मयो भूतानि तद्व्यान्यो च आदिश्येत तैश्च तत्लक्षण तत्सनो भूतगाम विजन्यतः तस्य उपयोगो अभितर चिकित्सा प्रति सर्वदाम भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सते। अर्थात
भूतोभ्यो ही परम, मतलब पंच महाभूत ही परम है। चिकित्सा में इनके अलावा किसी और चीज का विचार होता ही नहीं है। जब हम पंच महाभूतों को दोष और शरीर भाव और रस और जो हमारे चिकित्सा की विधियां या विधाएं चलती है उनको जब कंपेयर करते हैं तो हमको कुछ ये चार्ट जो है वो सहायक हो सकते हैं। हम जानते हैं कि वात जो है वो आकाश और वायु उसको मतलब प्रकोपित करते हैं और उसको शमन करने का कार्य पृथ्वी और जल करेगा। पित्त अग्नि से संबंधित है, पृथ्वी और जल उसको शमन करने का काम करेंगे। कफ जो है उसके शमन करने का काम जो है वो आकाश अग्नि वायु करेंगे और पृथ्वी और जल से उसका वर्धन होगा। शरीर में जो पार्थिव भाव है, आग्नेय भाव है, वायु भाव है, अंतरिक्ष भाव है, ये चार्ट्स में आप उसको देख सकते हैं। हमारे यहाँ रसों से भी पंच महाभूतों का संबंध स्थापित किया गया है। मधुर रस जो है वो पृथ्वी जल प्रधान है, लवण रस प्रधान, लवण जो है वो जल तेज प्रधान है, खट्टू जो है टूरस जो है वो तेज वायु प्रधान है। इस तरह से हमको रसों का भी पांचभूतिक संगठन देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण ये है कि जो चिकित्सा विधाएं है जैसे शमन, दीपन, ग्रहण, वहन, विरेचन, वमन, विरेचन, इसमें शमन जो है वो आकाश महाभूत विधा है, दीपन जो है वो अग्नि महाभूत विधा है। ऐसा ही ग्रहण जो है, ग्रहण करने के लिए आपको पृथ्वी और जल की आवश्यकता होगी, वमन करने के लिए आपको अग्नि और वायु महाभूत की आवश्यकता होगी और विरेचन के लिए आपको पृथ्वी और आप की आवश्यकता होगी। बेसिक रूप से यदि हम एप्लीकेशन करना चाहे पंचभौतिक सिद्धांत का तो हम जानते हैं कि जैसा रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता, मतलब हमारे यहाँ वैषम्य को रोग कहा है और साम्य अवस्था को निरोग की अवस्था कही है। ये दोषों के लेवल पर भी हो सकता है, दोष वैषम्य धातु के लेवल पे भी हो सकता है और पंच महाभूतों के लेवल पे भी हो सकता है। तो पंच महाभूतों में जब वैषम्य उत्पन्न होगा तो रोग होगा और पंच महाभूतों में जब साम्य उत्पन्न होगा तो साम्य अवस्था उत्पन्न होंगी तो ये निरोग अवस्था लाएंगे। तो पंच महाभूत का चिकित्सा में प्रयोग करते समय हमको यही बात देखना है कि जिस महाभूत की अधिकता हो गई है उसको कम करने के लिए हमको प्रयास करना है और जिनकी कमी हो गई है उनको उस महाभूत की हमको अधिकता का प्रयास करना है। इसके लिए हम सामान्य और विशेष सिद्धांत जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है उनका उपयोग कर सकते हैं। हमारे बताया गया है कि सामान्य वृद्धिकरणाम और विशेषत्व पृथक्करण, यानी ह्रास करने के लिए हम विशेष का इस्तेमाल करते हैं और वृद्धि करने के लिए हम सामान्य का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है त्वक शारीर। हम जानते हैं कि त्वचा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लगभग 20 स्क्वायर फीट जो है इसका एरिया होता है और लगभग 5 किलो के आसपास, 4.5 से 5 किलो तक इसका वजन होता है। आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार की त्वचाएं बताई है: अववासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसरा। चिकित्सा जब हम करते हैं इसके क्रम में हमको ध्यान रख के चलना है कि जो जितनी मतलब पहली त्वचा जो होंगी इसमें होने वाली बीमारियां जो होंगी वो सुख साध्य होंगी और इजीली ट्रीटेबल होंगी। मतलब सिद्म और पद्मकंटक जो है इसकी चिकित्सा करना बड़ा आसान होगा। इसके विपरीत मांसधरा त्वचा जो होंगी है ना, जिसमें भगंदर और विधृति और अर्श जैसी व्याधियां होती, इनकी चिकित्सा करना थोड़ा कठिन होगा। जब हम कुष्ठ इस शब्द को देखते हैं आयुर्वेद मतानुसार तो कुष्ठनाति वपुति कुष्ठ ऐसा कहा जाता है, अर्थात जो शरीर में जो त्वचा में कुष्ठन उत्पन्न करे, अर्थात कुष्ठता उत्पन्न करे, डिफॉर्मिटीज उत्पन्न करे, ऐसा विकार जो है वो कुष्ठ कहलाता है। कुष्ठ में 7 जो है वो द्रव्य जो है इन्वॉल्व होते हैं, सप्त द्रव्य कहा जाता है: वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका। कुष्ठ रोग के जब हम रेफरेंसेस देखते हैं तो कुष्ठ रोग, क्षुद्र रोग, विसर्प, क्षीरोरोग, वात रक्त, रक्तपित्त, प्रमेह, पांडु, कामला, कल्पस्थान और चरक के इंद्रिय स्थान, इसमें हमको कुष्ठ रोगों के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जब हम कुष्ठ रोग की चिकित्सा करते हैं तो हमको प्राणवायु जो कि इंद्रिय धारण का काम करता है, व्यान वायु जो कि इंद्रिय बोधन का काम करता है, समान वायु जो अग्नि के व्यापार के लिए उत्तरदायी हो,
अपान वायु जो सार कीट विभाजन करता है, इनका ध्यान रखना पड़ता है चिकित्सा में। इसी प्रकार से भ्राजक पित्त, साधक पित्त और पाचक पित्त, इसका भी हमको चिकित्सा में इस्तेमाल करना पड़ता है। और अवलंबक कफ, तर्पक कफ, ये भी त्वचा रोग की चिकित्सा के समय हमको इनको विचार क्षेत्र में रखना पड़ता है। रस धातु, रससार को त्वकसार भी कहा जाता है, इसलिए त्वचा रोग की चिकित्सा में हमको रस धातु का भी विचार करना पड़ता है। रस धातु से ही रक्त का निर्माण होता है और भ्राजक पित्त का स्थान भी माना गया है इसे त्वचा को, इसलिए रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु का भी हमको त्वचा रोगों की चिकित्सा में विचार करना पड़ता है। मांस धातु की उपधातु जो है वो वसा और षट त्वचा मानी गई है, तो त्वचा रोग की चिकित्सा में रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, इसके साथ साथ मेद, अस्थि, मज्जा, इन धातु का भी विचार करना पड़ता है। इसके अलावा स्रोतस, विशेष रूप से रसवाय स्रोतस, रक्तवाय स्रोतस, मांसवाय स्रोतस, मूल मेदोवाय स्रोतस, और जब हम केश वगैरह पढ़ते तो अस्थिवाय स्रोतस का भी विचार हमको करना पड़ता है। दोष प्रकोप के हिसाब से जब हम कुष्ठ देखते हैं तो वात प्रधान कुष्ठ जो होंगे उसमें रुक्षता, खरता, परुषता, शोष, कोट, भेद, शूल, संकोच, आयाम आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। पित्त प्रधान कुष्ठ में हमको दाह, राग, स्राव, आग, विषगंधता, क्लेद आदि लक्षण मिलेंगे। और कफ प्रधान में श्वेतता, शैत्यता, कंडू, स्थिरता आदि लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। कुष्ठ चिकित्सा सिद्धांत। कुष्ठ चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आता है पुनः पुनः शोधन इन बहुदोष संचय, यानी बहुदोष संचय यदि है तो हमको बार बार शोधन जो है वो करना पड़ता है। इसके साथ में हमको रक्तमोक्षण और रोगानुसार लेपों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो त्वचा रोग की चिकित्सा में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें निदान परिवर्जनम, दोषों की प्रतिलोमता, साम अवस्था, निराम अवस्था, ये साम अवस्था निराम अवस्था कोष्ठ की भी और धातु की भी। उसी प्रकार से अग्निबाध हमको देखना पड़ता है, ये भी कोष्ठ का और धातु का देखना पड़ता है। स्रोतो दृष्टि देखना पड़ती है, स्रोतो वेगुनी पर विचार करना पड़ता है, कृमि पर विचार करना पड़ता है। त्वक रोगों के संदर्भ में हमको दूषी विष, नख विष, दंष्टा चिकित्सा, ओज के क्षय, व्यापक विस्तरण और दीपन पाचन, शमन, संशोधन, श्वेत जनन और मूत्र जनन, और साथ में त्वचा रोगों का वो अपुनर्भव हो, मतलब बार बार ये न हो पाए, इसलिए रसायन आदि का भी विचार हमको करना पड़ता है। त्वचा विकार एंड मनोवस्त्रतस, जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है, चेत समवाय, अर्थात त्वचा और मन का संबंध जो है वो बड़ा ही गहराई से आचार्य चरक ने बताया है। तो इस चेत समवाय को ध्यान में रखते हुए जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, जिसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो है वो एक ट्रिगर फैक्टर के रूप में काम करता है, तो त्वचा रोग के संदर्भ में हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम मनोवस्त्रतस जो है उस पर भी विचार करें। त्वचा रोग के कुछ पथ्य अपथ्य यहाँ स्लाइड में बताया गया है।